एक्सरसाइज 2.3 में से पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हम समझाए थे। शेषफल प्रमेय के द्वारा किसी भाज्य में भाजक से हम भाग करेंगे तो शेषफल कैसे ज्ञात होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिए थे और यह हम बताए थे कि जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको व्हाट्सएप पर आप लोग भेजिएगा, उसको हम हल करेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप पर एक भी इस तरह का समस्या आप लोग नहीं भेजे हैं तो फिर कोचिंग खुलेगा तो उस समय जो समस्या होगी उसको देखा जाएगा। अभी इसी अभ्यास से क्वेश्चन संख्या 2 आपको हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है x पर पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। यानी भाज्य है x पर पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए और यह भाजक है x माइनस ए। इससे इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा यह हमें प्राप्त करना है। तो इसको हम शेषफल प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। तो इसके पहले जैसे हम बताए हैं ठीक वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो भाजक x माइनस ए है इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूंकि हल x माइनस ए का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए x माइनस ए बराबर 0 का होगा। अब देखिए x हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, 0 उतार देंगे और माइनस ए को हम पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस ए होगा। बाएं से हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस है तो वह प्लस होगा। अब जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो x बराबर जो है a के हो जाएगा ना, यानी x की जगह पर हम a लिख करके इस बहुपद का मान निकालेंगे, इस बहुपद को हल करेंगे और जो हल आएगा वही शेषफल होगा। तो चलिए अब लिखेंगे चूंकि px लिख करके और जो भाज्य है उसको हम उतार देंगे x पर पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इसलिए p लिख करके अब x के जगह पर यहाँ x का मान जो लिए हैं उसको हम उतारेंगे, यानी a उतारेंगे। अब देखिए तुलना कीजिए, x के जगह पर a है तो इस बहुपद में जहां जहां x है उसकी जगह पर हम a लिखेंगे और बाकी जो चिन्ह है घात है ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे यहाँ x है तो इसकी जगह पर हम a लिखेंगे, पावर 3 उतार देंगे माइनस फिर a उतार देंगे और गुना x के बदले में हम a लिखेंगे और इसका पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे प्लस 6 से इंटू x के जगह पर फिर a लिखेंगे और माइनस a को उतार देंगे। अब देखिए a पर पावर 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा और यहाँ a स्क्वायर को a से हम गुणा करेंगे तो a पर पावर 3 हो जाएगा और 6 को a से गुणा करेंगे तो 6a हो जाएगा और माइनस a उतार देंगे। अब जरा देखिए तो ये दोनों पद समान है ना, इन दोनों पद को हम एक साथ हल कर सकते हैं। इसके पहले प्लस का चिन्ह है और इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो इसको हम घटाएंगे, धन में से हम ऋण को घटाएंगे तो कुछ हमारे पास नहीं बचेगा, एक कट जाएगा। यहां देखिए ये दोनों समान पद है, इसको हम एक साथ हल कर सकते हैं। इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं होने से हम घटाएंगे। 6a में से एक तो a को घटाएंगे तो 5a हो जाएगा और चूंकि धन में से हम ऋण को घटाए हैं, प्लस में से हम माइनस को घटाए हैं, इसलिए यहाँ चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी p बराबर 5a होगा। अर्थात इस बहुपद का शेषफल 5a होगा, यही आपका आंसर होगा। लिखेंगे अतः शेषफल 5a आंसर। चलिए अब देखते हैं इसके आगे वाला जस्ट जो क्वेश्चन है उसको हम क्या 3 को देखेंगे।
इसमें जांच करने के लिए लिखा हुआ है। तो इसमें भी हमें शेषफल ही याद करना है। 7 + 3x को भाजक मान करके इसका शून्य ज्ञात करेंगे और इसको भाज्य मान करके x के स्थान पर जो शून्य होगा उसको लिख करके हल करेंगे। इसका हल अगर शून्य आ जाता है तब लिखेंगे कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है। अगर इसका हल जो है शून्य नहीं आता है, कोई अदर संख्या आता है, दूसरी संख्या आता है शून्य के अलावा, तब हम लिखेंगे 7 + 3x इस बहुपद का शून्य या इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको बताते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहला नंबर में 1-2 क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम हल कर देते हैं कि इसी आधार पर पहला नंबर क्वेश्चन में अगर कोई समस्या होगा तो उसे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर हल इसका। लिखेंगे चूंकि 7 + 3x का शून्य ज्ञात करना है इसलिए 7 + 3x को 0 हम मान लेंगे। अब इसमें हम x का मान निकालेंगे। 3x को ज्यों का त्यों रखेंगे और 7 को पक्षांतर करेंगे तो -7 होगा। अब x का मान निकालेंगे, यानी x और 3 के बीच में गुणा का संबंध है। x को उतार देंगे और 3 को हम पक्षांतर करेंगे। दाएं तरफ में पहले -7 है, वो ज्यों का त्यों हो जाएगा और 3 का संबंध x से गुणा के साथ है, इसलिए 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। ये -7/3 हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया। यही -7/3 7 + 3x का एक शून्यक है। इस तरह का शून्यक निकालने वाला क्वेश्चन संख्या 1 में 2 क्वेश्चन है। इसी आधार पर उसका शून्यक आप निकालेंगे। अब देखेंगे, लिखेंगे चूंकि px = 3x³ + 7x है, इसलिए p लिख करके और x की जगह पर यहां जो शून्यक निकाले हैं -7/3 उसको हम रख देंगे। अब इससे तुलना करेंगे, x की जगह पर आप -7/3 लिखे हैं तो इस बहुपद में जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह पर -7/3 लिख देंगे और बाकी जो जैसे है वैसे उतार देंगे। जैसे 3 है तो 3 को उतार देंगे, गुणा का चिन्ह दे देंगे और x की जगह पर हम -7/3 लिखकर कुष्ठ में घेर देंगे और पावर 3 दिया है तो पावर 3 कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह दे करके 7 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे और x की जगह पर हम क्या लिखेंगे -7/3। अब देखिए तो ये 3 हो जाएगा गुणा और -7 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 7 × 7 = 49 और 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 9 = 63 और 7 × 4 = 2834, यानी -343 हो जाएगा। और 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, प्लस 7 × -7/3 उतार देंगे। अब देखिए 3 से इस 27 को घटाएंगे, ये 9 अर्थ में कटेगा। अब जो है ये 3 से जो है 343, 9 से 343 नहीं कटेगा, 9 × 3 = 27, 6 नहीं कट जाएगा, घटा दीजिए इसको। तो 9 × 3 = 27, 6 63 होगा, 9 × 7 = 63, यानी -27 हो जाएगा। और यहाँ ये -37 हो जाएगा और यहाँ जो है प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा और नीचे 3 होगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं। अब देखेंगे 1 और 3 का लौसा लेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 होगा। 3 को 37 से गुणा कर देंगे, 3 × 7 = 21 के 1 हासिल में 2 और 3 × 3 = 9, 2 = 11, यानी -111 माइनस हो जाएगा। फिर 3 में 3 से भाग करेंगे 1 होगा और 1 को 49 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखेंगे 111 का भी चिन्ह माइनस है और 49 का भी चिन्ह माइनस है। चूंकि दोनों का चिन्ह एक समान होने के कारण इन दोनों को हम साथ में जोड़ देंगे। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होगा।
फिर 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। चूंकि ये ऋण वाले संख्याओं को जोड़े हैं इसलिए यहाँ ऋण का चिन्ह होगा और 3 उतर जाएगा। यही -160/3 इसका हल आएगा, यानी 3x³ + 7x का हल यहाँ निकल गया। अगर इसका हल यहाँ 0 आया रहता तब हम लिखते हैं कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर इसका मान 0 नहीं है, तो 0 को छोड़ करके और कोई मान आता है तब हम लिखेंगे कि 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे, देखिए चलिए, यहाँ शेषफल जो है शून्य नहीं है, शून्य को छोड़ करके दूसरी संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। अब चलिए अगला अभ्यास हम शुरू करते हैं। 2.3 तो समाप्त हो गया। अब इस अभ्यास में जितने क्वेश्चन हैं उसको आप रिवीजन करेंगे, जो नहीं बताया गया है वो आप बनाने की कोशिश करेंगे और जो उदाहरण है उसको भी बनाएंगे आप, क्योंकि उदाहरण जो है अभ्यास के तौर पर ही होता है, तो उदाहरण भी बनाएंगे। और इसके बाद हम लोग जब कोचिंग में मिलेंगे तो फिर हम देखेंगे जरूर कि हम जितना काम दिए थे आप कर पाए हैं या नहीं, और जो प्रॉब्लम होगा, जो समस्या होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए देखते हैं आगे। निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें से दूसरा अभ्यास हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को इसके पहले वाला अभ्यास यानी 3.1 आप लोगों को हम बताए थे। 3.2 शुरू करने के पहले आप लोगों को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका परिचय हम दे दिए थे, बहुत सारी चीजें बताए थे, लेकिन फिर जो है एक बार हम और उसमें से मुख्य बातों को बताना चाहते हैं जिससे आपको अगला अभ्यास समझने में कठिनाई नहीं हो। चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड को हम एक तल मान लेंगे। इस तल को हम दो रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज रेखाओं से इस तल को हम बांटेंगे, यानी एक रेखा मान लीजिए x' है जो क्षैतिज रेखा है, और दूसरा एक ऊर्ध्वाधर रेखा हम लेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा का नाम y' रखेंगे। इसको हम x अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष भी कहते हैं, और इसको हम y अक्ष कहते हैं, इसको हम y अक्ष कहते हैं। x अक्ष को हम भुज भी कहते हैं, भुज कहते हैं, या x अक्ष को हम भुज कहते हैं, या क्षैतिज अक्ष कहते हैं, क्षैतिज अक्ष कहते हैं, और y अक्ष को कोटि कहते हैं, या कोटि, या इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। अब देखेंगे ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसका नाम हम O रखते हैं, और इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु। अब देखिए इस पूरे बोर्ड को ये दोनों रेखाएं भुज और कोटि
4 भागों में बांटते हैं और इसका प्रत्येक भाग जो है उसका अलग अलग नाम है। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, या प्रथम पद भी इसको कहते हैं। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश। इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इस तरह से पूरे तल को ये दोनों रेखाएं भुज और कोटि 4 भागों में बांटती है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। आप पहले से जानते हैं कि x' जो अक्ष है, भुज जो है, उसमें जो बिंदु बीच में जो दिया गया है वो इस बिंदु के दाएं तरफ की जितनी संख्याएं होती है सभी धनात्मक संख्याएं इसमें दर्शाया जाता है। ये पहले से आप जानते हैं, जैसा कि इन संख्याओं को हम दर्शा करके आपको दिखाना चाहते हैं। इस तरह से और संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं। और इस मूल बिंदु के बाएं तरफ इस भुज पर ऋणात्मक संख्याओं को हम दर्शाते हैं। उसी तरह से इस मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जो y अक्ष पर है उसको हम धनात्मक संख्याओं से दर्शाते हैं, धनात्मक संख्याओं से दर्शाते हैं। और इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो अक्ष है उसको हम ऋणात्मक संख्याओं से दर्शाते हैं। ऋणात्मक संख्याओं से दर्शाते हैं। अब जरा हम देखेंगे प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का जब हम निर्देशांक लेते हैं तो उसका दोनों पद धनात्मक होता है। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों धनात्मक होते हैं। उसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक हम जब दर्शाते हैं तो उसका दोनों पद में जो है, दोनों पद में पहला जो होता है पद वह ऋणात्मक होता है और दूसरा पद जो है धनात्मक होता है। और उसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो इसका भी जो 2 ठो पद होता है, इसमें जो है प्रथम पद पर ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं और दूसरे पद पर भी ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं। और जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है इसमें जो है किसी निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो पहला पद जो है धनात्मक होता है और दूसरा पद जो है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। आप पहले से इस बात को जानते हैं कि किसी भी निर्देशांक बिंदु में, निर्देशांक बिंदु में जो 2 ठो पद होते हैं, जो 2 ठो पद होते हैं, वह पहला पद जो है x अक्ष की संख्याएं लिखी जाती है और जो दूसरा पद होता है उस पर y अक्ष वाली जो संख्या है उसको हम लिखते हैं। यहां हम x और y लिख दिए। यहां पर हम x अक्ष पर जो संख्या होगा उसको हम लिखेंगे और यहां पर y अक्ष की जो संख्या होगी उसको लिखेंगे। जैसे हम आपसे पूछते हैं ये -3 और -2 के सामने एक बिंदु है A, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे, कैसे इसे ज्ञात करेंगे? इस तरह का प्रश्न अगले अभ्यास में आपको मिलेगा। तो आप इसे कैसे हल करेंगे?
अगर आप जान जाएंगे तो फिर उसको हल करना आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको बताए हैं कि एक चारों तल में कहीं भी बिंदु हो और उसका निर्देशांक अगर लिखना हो तो ऐसे कोष्ठ में घेर करके और उसमें दो ठो पद हो जाएगा। इस पद में हम क्या लिखेंगे और इस पद में क्या लिखेंगे, इस पर विचार करना है। तो जरा इसको देखिए, तो पहला पद में हम क्या लिखे हैं, x लिखे, यानी इस पद पर हम जो है पहला पद पर x अक्ष पर जितने बिंदु हैं उनमें से किसी बिंदु को हम लिखेंगे, किसी संख्या को लिखेंगे। x अक्ष पर जो संख्या दी गई है उसी में से किसी संख्या को यहां पर लिखेंगे। तो यह बिंदु हम देखेंगे कि x अक्ष पर, x अक्ष यहां से लेकर के यहां तक, इस x अक्ष पर यह बिंदु जो है किस संख्या के सामने है, तो -3 के सामने। इसलिए x के स्थान पर हम -3 लिखेंगे और यहां कॉमा दे देंगे। अब बचा y के स्थान पर, यानी y के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, तो यहां y है ना, तो y अक्ष यहां से और यहां तक है। इस y अक्ष में हम देख लेंगे कि यह बिंदु किस संख्या के सामने है, तो यह -2 के सामने है, इसलिए दूसरी जगह पर हम -2 लिखेंगे। यानी आप ध्यान देंगे इसमें दोनों पद जो है ऋणात्मक है। यानी यह बात आप जान लीजिए कि कोई भी निर्देशांक बिंदु अगर उसका दोनों पद ऋणात्मक हो तो वह तृतीय चतुर्थांश में होता है। चलिए ऐसे ही एक उदाहरण देकर के आपको यहां पर चतुर्थ चतुर्थांश में किसी बिंदु को कैसे हम निर्दिष्ट करेंगे उसे हम दर्शाते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है और इसका निर्देशांक बिंदु लिखना है। यह बिंदु मान लीजिए B है और इसका निर्देशांक बिंदु लिखना है। तो ऐसे कोष्ठ में घेरेंगे और इसमें भी दो पद होंगे। जिस तरह से यहां दो ठो पद है उसी तरह से यहां भी दो पद होंगे। तो ये पहला पद जो होगा उस पद में हम कौन सी संख्या लेंगे, तो यहां देख लीजिए x लिखा हुआ है, यानी x अक्ष पर जो संख्या है उसमें से हम किसी संख्या को लेंगे। तो उसमें से कौन सी संख्या को लेंगे, x अक्ष यहां से यहां तक है, तो यह बिंदु जो है x अक्ष पर किसके सामने है उसको देखिए, तो x अक्ष पर यह 3 के सामने है, इसलिए यहां पर आप 3 लिखेंगे। और जो दूसरा पद है उस पर आप सोचेंगे कि हम क्या लिखेंगे, तो यहां देखिए दूसरे पद पर जो है y अक्ष का संख्या लिखा जाता है, तो y अक्ष आपका यहां से यहां तक है, तो यह बिंदु y अक्ष पर किसके सामने है, तो -2 के सामने है, इसलिए यहां -2 रहेगा। यानी ये 3 के सामने है और इधर -2 के सामने है, इसलिए इसका निर्देशांक 3 हो गया और -2 हो गया। फिर से इसको हम समझाते हैं, गौर करेंगे। B बिंदु का निर्देशांक कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो दो ठो जो पद होता है इसमें पहला पद पर x अक्ष पर जो संख्या होगा इस बिंदु के सामने उसको लिखेंगे, और जो दूसरा पद है उस पद पर y अक्ष पर जो संख्या इस बिंदु के सामने है उसको हम लिखेंगे। यानी पहला पद x अक्ष के लिए और दूसरा पद y अक्ष के लिए। इस तरह से इस तल में कहीं भी अगर बिंदु हो तो उसको हम निर्दिष्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे, यहां जो निर्देशांक बिंदु जो B है उसका निर्देशांक हम लिखे हैं बिंदु, तो यहां 3 धनात्मक है और 2 जो है ऋणात्मक है। यानी इस तरह का कहीं भी निर्देशांक बिंदु दी गई हो कि पहला पद उसका धनात्मक हो और दूसरा पद ऋणात्मक हो, तो वह समझ जाइए कि चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे यहां पर हम बताए हैं कि पहला पद प्लस और दूसरा पद माइनस, यानी पहला पद धनात्मक और दूसरा पद ऋणात्मक हो तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी तरह से हम प्रथम चतुर्थांश और
द्वितीय चतुर्थांश को हम दर्शा सकते हैं। जैसे एक और आपको हम बताने जा रहे हैं, यहां पर देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु है, यह बिंदु C है। इस C बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसको लिखना है। तो आप ऐसे कोष्ठ में घेर देंगे, कोष्ठ में ऐसे घेर देंगे, और इसमें दो ठो पद होगा, बताए थे। पहला पद जो होगा उस पर हम किस संख्या को लिखेंगे, तो x अक्ष पर जो संख्या होगा उसको हम लिखेंगे। यानी इस बिंदु के सामने x अक्ष पर कौन सी संख्या है उसको हम लिखेंगे। यह C बिंदु है, इसका निर्देशांक लिखना है। तो यह C बिंदु x अक्ष पर किसके सामने है, तो -3 के सामने, इसलिए पहला पद -3 हो जाएगा। और जो दूसरा पद होगा वह y के स्थान है। तो यह बिंदु y अक्ष पर किस संख्या के सामने है, तो यह बिंदु y अक्ष पर 2 के सामने है, इसलिए यहां दूसरे पद में हम 2 लिखेंगे। इस तरह से C का निर्देशांक बिंदु -3 और 2 होगा। इसमें पहला पद ऋणात्मक और दूसरा पद धनात्मक होगा, जैसा कि यहां पर हम लिखे हैं, पहला पद ऋणात्मक और दूसरा पद धनात्मक। यानी इस तरह का निर्देशांक बिंदु कहीं भी दिया गया हो कि पहला पद ऋणात्मक और दूसरा पद धनात्मक हो, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। इस तरह से उसका स्थान हम निर्धारण कर सकते हैं। अब चलिए, इन सारी चीजों को आप समझ गए। अब आपको जो है अभ्यास हम बताते हैं, अगला अभ्यास उसको शुरुआत करते हैं। यदि आपको जो है कुछ निर्देशांक बिंदु अगर दी गई हो और कहा जाए कि उसका स्थान निर्धारण कीजिए कि कौन किस चतुर्थांश में स्थित है, तब कैसे कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन संख्या 1 हम दे रहे हैं अपने मन से अतिरिक्त प्रश्न। निम्नलिखित निर्देशांक बिंदुओं का स्थान निर्धारित कीजिए। जैसे 1 नंबर में है -7 -8। यह निर्देशांक बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित है आपको बताना है। दूसरा -1 और 4, यह किस चतुर्थांश में यह बताना है। तीसरा 5 -6 किस चतुर्थांश में स्थित है यह बताना है। और चौथा मान लीजिए कि पहला संख्या जो है दोनों धनात्मक है, जैसे 8 है और 7 है। तो जरा जान लीजिए, इसको देख लीजिए। पहला जो निर्देशांक है इसके दोनों पद का चिन्ह देख लीजिए। पहला भी ऋणात्मक है, दूसरा भी ऋणात्मक है। तो दोनों पद अगर ऋणात्मक है तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहां पर इंडिकेट किए हैं, देखिए दोनों पद ऋणात्मक है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो यहां आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहां सीधे लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। उसी तरह से -1 और 4 है, इसको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, इसका स्थान कहां निर्धारित होगा। तो यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहला पद देख लेंगे ऋणात्मक है और दूसरा पद धनात्मक है। तो पहला पद ऋणात्मक और दूसरा पद धनात्मक किस चतुर्थांश में होता है जरा देख लीजिए। तो यहां पर देखिए पहला पद ऋणात्मक और दूसरा पद धनात्मक, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इसको आप लिखिएगा द्वितीय चतुर्थांश। उसी तरह से 5 और -6 को आप
निर्धारित कर सकते हैं। 5 के पहले प्लस का चिन्ह है और 6 के पहले माइनस का चिन्ह है। पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक, तो पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। देखिए पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ये किस चतुर्थांश में है? तो यह जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए यहां लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। और उसी तरह से 8 और 7 किस चतुर्थांश में स्थित है उसका निर्धारण आप कर सकते हैं। तो 8 भी धनात्मक है और 7 भी धनात्मक है, यानी दोनों पद धनात्मक है। तो दोनों पद धनात्मक किस चतुर्थांश में आ रहा है? तो आप देखेंगे प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए इसके सामने आप प्रथम चतुर्थांश लिख सकते हैं, चतुर्थांश लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से आप भली भांति समझ गए। हाँ, एक चीज और, अगर हम कहते हैं कि -7 और -8 को जो है आप चतुर्थांश में स्थित करके दिखाइए, तो यह तृतीय चतुर्थांश में होगा, यानी इसमें होगा। इसमें इसका स्थान कहां होगा? तो -7 और -8 के सामने होगा। तो -7 यानी इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे, इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे, और इसमें -7 जहां होगा और इसमें -8 होगा, उसके सामने एक बिंदु हम ले लेंगे, तो इस संख्या को हम दर्शा सकते हैं। चलिए अब जो है आगे हम अगला अभ्यास जब शुरू करेंगे तो उसमें और आपको स्पष्ट हो जाएगा, यानी कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रह जाएगी। चलिए इसके आगे देखते हैं। यह जो क्वेश्चन लिखे हैं प्रश्नावली 3.2, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। अभी जो चीज हम समझाए हैं, जो बातें बताए हैं, इस अभ्यास को शुरू करने के पहले उसी में सारा जो है इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। जैसे पहला नंबर है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम? तो आपको बोर्ड पर जो है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच कर दिखाए थे। क्षैतिज रेखा ऐसे खींचे और ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खींचे थे, और दोनों जहां कट रहा है वो यहां पर कट रहा है, उसको ओ से दर्शाए थे। तो बस वही चीज पूछ रहा है कि जो क्षैतिज अक्ष है इसका क्या नाम है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष का क्या नाम है। तो क्षैतिज अक्ष में हम लिखे थे 2 नाम लिखे थे, इसका एक्स अक्ष लिखे थे और भुज लिखे थे। तो आप भुज लिख सकते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज अक्ष को हम भुज कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसको हम बताए थे वाई अक्ष या कोटि। तो आप कोटि लिख दीजिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा भुज और कोटि। यानी क्षैतिज अक्ष को हम भुज कहेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष को कोटि कहेंगे। वहीं आपको भुज और कोटि लिख देना है। इस अक्ष का नाम भुज हो गया, इसका नाम कोटि हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो जो प्रत्येक भाग बन रहा है, यह भाग, यह भाग, यह भाग, यह भाग, इसका नाम बताना है। तो यह भाग को हम क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश लिखे थे, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। हो गया, यही आंसर हो गया। अब तीसरा देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पर इस बिंदु का नाम पूछ रहा है। तो इस बिंदु का नाम उसमें लिखे हैं मूल बिंदु। आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा केवल मूल बिंदु। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब रहा क्वेश्चन संख्या 2, तो उसको लिख करके खुद आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर उसको हम कल बताएंगे। धन्यवाद।